नमस्कार, फिर से स्वागत है सारांश हिंदी क्लासेज चैनल पर। आइए फिर से चर्चा करते हैं वाच्य पर। आज वाच्य का दूसरा भाग शुरू कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि वाच्य पर 3 वीडियो बनाएंगे और 3 में सब कुछ क्लियर करेंगे, लेकिन इतनी पेचीदियाँ इसमें कर दी गई है कि चर्चा का विषय बनाएंगे तो इस पर कई वीडियो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सचमुच जो वाच्य पर चर्चा करना चाहते हैं, वाच्य सीखना चाहते हैं, उनके लिए तो ये वीडियो काम का है और पूरा देखें और इसके सारे भाग देखें। और जो विद्यार्थी सोचता है कि कुछ टिप्स बता दें, कुछ सूत्र बता दें या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता दें जो पेपर में आ जाए, तो वो तो इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बता सकता। और मैं तो क्या, कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बता सकता, वो प्रश्न नहीं बता सकता जो पेपर में आने वाले हैं, कोई नहीं बता सकता। ठीक है, हाँ समझा सकते हैं, चर्चाएं कर सकते हैं, तो चर्चा करने से, समझाने से वो मूल टॉपिक दिमाग में बैठ जाता है। फिर उससे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वो हल कर लिए जाते हैं या हल हो जाते हैं। फिर ये दिक्कत नहीं रहती कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करें। अगर कोई विद्यार्थी रीट की या किसी परीक्षा की तैयारी में जुटा है तो मूल बातें मैंने बता दी, दोबारा दोहरा देता हूँ। देखिए, जहाँ वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, यानी कर्ता की ही बात कही जाती है और क्रिया का रूप कर्ता पर ज़्यादा निर्भर रहता है, तो वहाँ कर्तृवाच्य होता है। अब रही बात कर्मवाच्य की, तो जहाँ कर्ता को गौण कर दिया जाए, और गौण कैसे किया जाएगा बता चुका हूँ मैं। कर्ता के साथ के द्वारा या से लगाने से उसको कर्णकारक का रूप दे देंगे। कर्णकारक का रूप दे देंगे तो वहाँ वह कर्ता कारक का काम नहीं करेगा, यानी कर्ता गौण हो जाएगा। तो फिर कर्म आवी रहेगा और कर्म की ही बात होगी और कर्म को ही प्रधानता से दिखाया जाएगा और क्रिया का रूप भी कर्म के अनुसार आएगा, तो वो कर्मवाच्य होगा। और कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा ही सकर्मक होती है और भाववाच्य में भाव या क्रिया ही प्रधान होती है। कर्म भी गौण होता है और कर्म तो होता ही नहीं, ज़्यादातर तो क्या, लगभग होगा ही नहीं। ठीक है, और कर्ता भी गौण हो जाता है, इसलिए क्रिया ही प्रभावी रहती है, तो वहाँ भाववाच्य होता है। ठीक है, एक उदाहरण से दोबारा बताता हूँ। राम फुटबॉल खेलता है, तो यहाँ राम प्रभावी है। राम फुटबॉल खेलता है, सीता फुटबॉल खेलती है, लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो क्रिया का रूप भी कर्ता के अनुसार आ रहा है और कर्ता ही प्रधान है। रही बात कर्म की, तो फुटबॉल राम द्वारा खेली जाती है, तो फुटबॉल खेली जाती है। ठीक है, फुटबॉल सीता द्वारा खेली जाती है, फुटबॉल लड़के द्वारा खेली जाती है, फुटबॉल लड़कों द्वारा खेली जाती है, तो खेली जाती है फुटबॉल के संबंध में ही विधान हो रहा है। ठीक है, लड़का लड़की स्त्रीलिंग पुल्लिंग इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा क्रिया पर भी, तो क्रिया कर्म के अनुसार ही आ रही है। तो फुटबॉल खेली जाती है ना, यही चीज़ प्रभावी है, तो ये कर्म वाच्य है। अब रही भाववाच्य, तो भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होगी और वही प्रभावी रहेगी। जैसे मोहन से बैठा नहीं जाता, तो बैठा नहीं जाता ये भाव ही प्रधान है यहाँ। ठीक है, और क्रिया का जो रूप है वो पुल्लिंग में होगा, एक वचन में होगा और अकर्मक क्रिया होगी। कल मैंने एक चीज़ और बताई थी, बात सूत्रों की करते हैं, तो वो मैंने ये बताया था कि अगर किसी वाक्य में कर्ता प्रधान है तो वहाँ कौन प्रश्न प्रभावी रहेगा, क्रिया के साथ लगा कर देखें। राम ने किताब लिखी, तो किसने, कौन, लिखने वाला कौन है। राम फल खाता है, कौन, राम। सीता फल खाती है, कौन, सीता। लड़का फल खाता है, कौन, लड़का। लड़की फल खाती है, तो कौन खाती है, लड़की। तो कौन प्रश्न आएगा क्रिया के साथ। और कर्म प्रधान है तो क्या और किसको, ये 2 शब्द आएंगे क्रिया के साथ। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस लिखी गई, क्या लिखी गई, क्या राम द्वारा पत्र लिखा गया, राम द्वारा चिट्ठी लिखी गई, तो पत्र लिखा गया, चिट्ठी लिखी गई, क्या लिखी गई, क्या लिखा गया, क्या प्रश्न प्रभावी रहेगा कर्म कारक में,
एक किसको, किसको, मोहन को ये दो शब्द क्रिया के साथ लग जाएंगे। और अगर भाववाच्य है तो फिर प्रश्न लगेगा क्यों मोहन से दौड़ा नहीं जाता, क्यों, क्या हुआ, पैर में दर्द है या कोई तकलीफ है या बीमार है, मोहन से दौड़ा नहीं जाता। तो यहाँ मोहन ज़्यादा प्रभावी नहीं है, भाव ही प्रभावी है, क्यों प्रश्न बन रहा है। तो ये मैंने मूल बातें बता दी जो विद्यार्थी शॉर्टकट चाहते हैं उनके लिए। अब चर्चा करते हैं, और चर्चा करना भी काम की बात है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कन्फ्यूजिंग दूर होगी। तो आप देखना जारी रखें, अंत तक देखें और सारे वीडियो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बालक से पढ़ा नहीं जाता, ये वाक्य देखें, बालक से पढ़ा नहीं जाता। ये वाक्य मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने भी वाक्य की गहराई में जाने के लिए कई पुस्तकें पढ़ी है, कई वीडियो देखे हैं, दूसरों को सुना है, दूसरों की क्लासें देखी है, सुनी है। तो एक में मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने कल भी बताया था कि चर्चा करने के लिए कोई माध्यम लेंगे। तो मैंने जो जहाँ से पढ़ा है, जहाँ से वीडियो देखे हैं, तो मैं वहाँ से चर्चा वाले विषय या चर्चा वाले वाक्य उठा लाया, ताकि उस पर चर्चा करेंगे तो ज्ञान के विस्तार में जाएंगे। चर्चा करने के लिए कोई माध्यम चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी ज्ञान में सर्वोपरि नहीं है। मैं आज भी अध्यापक कम हूँ, स्टूडेंट ज़्यादा हूँ। मैं आज भी हिंदी पढ़ता हूँ और गहराई से पढ़ता हूँ, और आज भी हिंदी के टॉपिकों पर चर्चा करता हूँ मेरे दोस्तों से, और तरह तरह की किताबें। कल ही मैं व्याकरण की एक और पुस्तक लेके आया जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, ठीक है। तो मैं तो खुद हिंदी का सेवक हूँ और प्रार्थी हूँ, ठीक है, जहाँ से कुछ मिलता है वो लेना चाहता हूँ। तो चलिए देखिए, मैं ये वाक्य किसी यूट्यूब के चैनल से लेकर आया हूँ। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि उस चैनल में ये बताया गया था, सूत्रों की बात कर रहा हूँ मैं, तो सूत्रों में बताया गया ये भाववाच्य है, और कारण दिया गया कि क्रिया का रूप एक वचन में है, पुल्लिंग में है, निषेधात्मक भाव रहेंगे, क्रिया के साथ नहीं आएगा। तो यहाँ नहीं देख करके, नहीं जाता, ये देख करके उन्होंने इसे भाववाच्य में लिया था। और खुद वहाँ लिखा है कि क्रिया सदैव अकर्मक होती है, तो सदैव अकर्मक होती है तो फिर इसको भाववाच्य में नहीं लेना चाहिए था, है ना। ये चर्चा का विषय है। अब हम यहाँ देखते हैं, ये कर्मवाच्य में होना चाहिए। कर्मवाच्य की शर्त पूरी करके देखते हैं। पहली बात, वाच्य तीन ही होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है। अगर यहाँ क्रिया प्रधान होती, लग रही है, मुझे भी लग रही है, दिखती है प्रधान होना क्रिया, लेकिन यहाँ क्रिया अकर्मक नहीं है। अगर अकर्मक होती तो निसंदेह भाव ही प्रधान होता, क्योंकि अकर्मक में कर्म तो होता नहीं और कर्ता अप्रभावी होता है, तो सीधी सी बात है कि वहाँ फिर भाववाच्य होता है। लेकिन जब क्रिया सकर्मक आ गई ना, तो वो कर्म की अपेक्षा रखेगी। सकर्मक क्रिया हमेशा कर्म का स्थान खाली रखेगी, ठीक है ना, कर्म की मांग करेगी वो, ठीक है। तो कर्म की मांग उठती है तो फिर वो भाववाच्य कम हो जाता है, फिर वो कर्मवाच्य ज़्यादा बनता है। तो देखें इधर, बालक से तो कर्तृवाच्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ कर्ता कारक अप्रभावी हो गया, तो कर्तृवाच्य को तो काट दो। अब इन दो पर चर्चा करेंगे। प्रश्न बनता है भाववाच्य में, तो बालक से पढ़ा नहीं जाता, यहाँ क्यों प्रश्न हो तो रहा है हावी, पर ज़्यादा हावी नहीं हो रहा। क्या ज़्यादा हावी हो रहा है, क्या, और क्या आता है कर्मवाच्य में। तो बालक से पढ़ा नहीं जाता, क्या नहीं पढ़ा जाता, पत्र नहीं पढ़ा जाता, बालक से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, तो मतलब क्या क्या प्रश्न हावी है। तो क्या आता है कर्मवाच्य में। तो यहाँ आप दोबारा पढ़ के देखें इसको, बालक से पढ़ा नहीं जाता, बालक से पढ़ा नहीं जाता, यहाँ क्या चीज़ प्रभावी हो रही है, कौन सा प्रश्न, बालक से पढ़ा नहीं जाता क्यों हावी हो रहा है या क्या नहीं पढ़ा जाता। तो हम इन दोनों की बात आएगी, तो इन दोनों में से चुनेंगे, तो लास्ट हमें ये चुनना पड़ेगा। क्यों, क्रिया जो है वो सकर्मक है, तो वो कर्म की मांग करेगी, तो यहाँ भाव थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, समझ गए आप। तो ये कर्मवाच्य में ही लेना चाहिए, भाववाच्य में लिया गया था, तो ये विसंगति है।
यहाँ चर्चा करनी जरूरी है। अब अगला वाक्य देखें, राजा ने भिखारी को सोना दिया। यहाँ भी चर्चा करने वाली बात है। देखो, अगर मैं यहाँ लिखूँ राजा ने भिखारी को दान दिया, दान, एक बार मैं यहाँ वाच्य छोड़ रहा हूँ, वाच्य करूँगा मैं इसी में, पहले मैं यहाँ देख रहा हूँ कारक है, ठीक है। तो दान देना जो है वो संप्रदान कारक में आता है। कोई किसी के लिए कार्य करता है, तो राजा भिखारी को दान दे रहा है, कोई किसी के लिए कार्य कर रहा है ना। तो यहाँ दान करने से ये हो जाएगा संप्रदान कारक में, ठीक है। अब यहाँ सोना कर दिया, सोना दिया, तो सोना तो किसी को यूं ही दे सकते हैं, कर्म कारक में आ सकता है ये, लेकिन फिर भी भिखारी जो शब्द है ना वो वापस इसको संप्रदान में किए हुए है, भिखारी शब्द। अगर या मैं यूँ लिख दूँ ना, राजा ने सुनार को सोना दिया, सुनार को, तो फिर उसके गहने बनवाने के लिए दिया होगा या कोई काम के लिए दिया होगा, है ना। तो राजा ने सुनार को सोना दिया, सुनार को सोना दिया, तो ये ना इसमें द्विकर्मक हो गई, एक तो सोना देना, एक सुनार को, द्विकर्मक हो गई। तो यहाँ कर्म कारक ही है, कर्म कारक, कर्म कारक, संप्रदान नहीं रहेगा। संप्रदान दान में होता है, दान देना, उसमें संप्रदान होता है, कोई किसी के लिए करता है, काम करता है कोई किसी के लिए, ठीक है, दान में। पर यहाँ दान ना लिखें, सोना लिख दिया, लेकिन फिर भी ये दान ही कहलाएगा, क्योंकि भिखारी शब्द है ना, भिखारी। तो ये चीज़ देखनी पड़ती है, और यही इसी प्रकार की चर्चा वाच्य में करने की जरूरत पड़ती है ना। ये मैं चर्चा करने का मतलब स्थान दे रहा हूँ, चर्चा करने के बिंदु दे रहा हूँ। इन्हीं चीज़ों पर ऐसे चर्चा करेंगे ना तो हम कोई चीज़ को ज़्यादा समझेंगे। अब बात करते हैं वाच्य की। तो राजा ने दिया ना, बात राजा की हो रही है, रानी ने नहीं दिया ना, तो ने आ गया ना, तो कर्तृवाच्य ही है, ठीक है। अब कल मैंने बताया था राम ने रावण को मारा, तो किसी ने कह दिया कि राम के आगे नहीं आ गया, कर्म के आगे रावण को आ गया, तो ये भाववाच्य हो गया। नहीं, देखो कारक दूसरा आ गया, कारक 3 आ गए, कारक 4 आ गए, वाक्य और लंबा हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कर्ता ही प्रधान रहता है। राम ने रावण को तीर से मारा, राम ने रावण को जनता की भलाई के लिए तीर से मारा, राम ने रावण को लक्ष्मण के साथ मारा, तो लक्ष्मण के साथ संबंध कारक और जोड़ दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कारक और बढ़ रहे हैं। जो जितने कारक बढ़ रहे हैं वो कर्ता को अप्रभावी नहीं करते, कर्ता तो प्रभावी है, तो यहाँ कर्तृवाच्य ही होगा। ये 2 क्लियर हो गए। अब आओ अब नौका पर चलें। यहाँ आप सोचें, साथ में दिमाग लगाएं, 3 चीज़ें पकड़नी है हमें, कर्ता प्रधान, कर्म प्रधान और भाव प्रधान। तो यहाँ क्या चीज़ प्रधान है, कर्ता, कर्ता कहाँ है, कर्ता का लोप है, कर्ता है नहीं, लोप है तो मतलब अप्रभावी है, तो कर्तृवाच्य तो नहीं है। दूसरे एंगल में सोचते हैं कि कर्मवाच्य, तो कर्म कहाँ है, यहाँ कर्म तो है नहीं, नौका पर, तो ये तो अधिकरण कारक है, कर्म तो इसमें फिर भी नहीं है, तो ये कर्मवाच्य नहीं है। अब भाववाच्य, तो भाववाच्य तो इसका किसी गाइड में यूं दे रखा था, अब नौका पर चला जाए। चलो मान लेते हैं एक बार कि कर्तृवाच्य कर्ता को यूं लाने की कोशिश की होगी कि हमने, कोई तो कर्ता लाना पड़ेगा ना, हमने नौका पर चलना है, या सीता को नौका पर चलना है, को भी अगर कर्ता कारक में माने तो, ठीक है। कई बार कर्ता कारक में को आ जाता है, तो ये कर्तृवाच्य दे रखा है गाइड में, और इसको मतलब भाववाच्य में यूँ बनाया गया है कि अब नौका पर चला जाए, अब नौका पर चला जाए, चला जाए, यूं करके इसको भाववाच्य में बनाया हुआ है। चलिए मान लीजिए इसको भाववाच्य, लेकिन मैं यहाँ जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखो इस प्रकार प्रत्येक वाक्य को आप कर्मवाच्य में, भाववाच्य में और कर्तृवाच्य में नहीं बदल सकते, ठीक है ना। वही बात हो गई कि आप यूं तो कह सकते हो कि राजेंद्र में कौन सी संधि है, ठीक है, लेकिन आप
हर शब्द में संधि देखेंगे और उसी में आप उपसर्ग प्रत्यय ढूंढेंगे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। प्रत्येक तो प्रति प्लस में एक, तो यहाँ एक मूल शब्द है, प्रति उपसर्ग भी हो गया, लेकिन हर एक में उपसर्ग थोड़ी हो जाएगा, राजेंद्र में उपसर्ग थोड़ी हो जाएगा, संधि हो गई। तो जहाँ संधि होती है वहाँ उपसर्ग होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और जहाँ समास होता है वहाँ संधि होनी जरूरी नहीं होती, और संधि होती है वहाँ समास हो जाता है। अब राजेंद्र में समास भी हो जाएगा, लेकिन आपको महाभारत है तो इसमें संधि कैसे हो जाएगी। तो हर एक टॉपिक अलग है, उसके लेवल का ही प्रश्न किया जाना चाहिए। तो जो वाक्य कर्तृवाच्य है उसको कर्मवाच्य में बदला जा सकता है, तभी उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। फालतू की नौटंकियों को बंद किया जाना चाहिए। अब एक वाक्य देखें यहाँ, नानी कहानी कहती है, ये कर्तृवाच्य है, नानी कहानी कहती है, नाना कहानी कहता है, ठीक है। नाना जी कहानी कहते हैं और नानी जी कहानी कहती हैं, तो ये कर्तृवाच्य है, ठीक है। अब इसी को मैं कर्म को प्रभावी दिखाना चाहूँगा तो मैं यूँ लिखूँगा, कहानी नानी द्वारा कही जाती है। कहानी को मैंने हाईलाइट कर दिया। मैं यही तो कह रहा हूँ, वाच्य क्या है, आप किसको प्रधानता से दिखाना चाह रहे हो, कर्ता को प्रधानता से दिखाना चाह रहे हो तो कर्तृवाच्य है, कर्म को दिखाना चाह रहे हो तो कर्मवाच्य है। पर ये हमेशा नहीं होगा, इसमें ये बात सही हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक ही रखना चाहिए वाच्यों को। कई बार क्या होता है कि वाक्य तो होते हैं कारक के या सकर्मक अकर्मक क्रिया के, वो वाक्य सकर्मक अकर्मक क्रिया में पूछे जाने चाहिए, लेकिन उसमें वाच्य पूछ लेते हैं। और वाक्य तो होते हैं कारक के, पर उसमें वाच्य पूछ लेते हैं। तो ऐसा हमेशा सेट नहीं होता। अब ये आओ अब नौका पर चलें, ये वाक्य किसका है, कारक पूछा जाना चाहिए इसमें। आओ अब नौका पर चलें, कौन सा कारक है, तो इसमें संबोधन कारक है। ये कारक पूछने का वाक्य था। हर एक वाक्य को दूसरे में घुसेड़ देना ये अच्छी बात नहीं है, ये पेचीदगी लाना है भाषा में, और हम चाहते हैं कि भाषा में पेचीदगी ना हो, है ना। और वो पेचीदगी कैसे लाई जाती है, इसलिए कि वो क्या करेंगे कि आओ अब नौका पर चला जाए, यूं करके इनका रूप देना चाहेंगे। ये जो सूत्र है ना, मैंने ये कल भी बताया था कि गड़बड़ वाच्य में नहीं है, गड़बड़ कर दी गई। पहले तो वाच्य को समझाने के लिए वाच्य को ही समझाया जाना चाहिए था, पर वो वाच्य को समझाना शुरू कर देते हैं। फिर ये रूप आता है ना कि लड़की पढ़ती है, लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं, तो तातेती वो रूप आने लगे ना, तो फिर वो रूप के हिसाब से नियम सेट कर लेते हैं, फिर नियमों को समझाते हैं, नियमों पर वाक्यों को तोलते हैं। नियमों पर थोड़ी तुलता है, आप वाच्य को ही पढ़ाओ ना, वाच्य ही समझाओ। नियमों पर तोलोगे तो आप हर किसी वाक्य का ऑपरेशन करोगे और उसको कर्मवाच्य में बदलने का पूरा प्रयास करोगे, भले वो नया सेट हो। मतलब मोटरसाइकिल वाले टायर की जगह में साइकिल वाला टायर घुसोड़ोगे या स्कूटी वाला, तो यूँ थोड़ी काम होगा। तो ये सूत्रों के हिसाब से करने का जो बल रह गया, उसके कारण प्रत्येक वाक्य में वाच्य बदलने लग गए, भले ही वो भाषा के हिसाब से सेट बैठे या ना बैठे। ये तो वही बात हो गई कि जैसे कोई लड़का है, उसका परिचय करवाना, हमारा बच्चा है मान लो, तो हम स्कूल में जा रहे हैं तो उसका परिचय यूँ कराना पड़ेगा कि ये मेरा बेटा है, पिछली कक्षा में भी होशियार था और इसका पढ़ाई में पहला रैंक आया था, ये आया था, वो आया था। ये तो ठीक है परिचय, लेकिन आप उसको ले जा रहे हो हॉस्पिटल में और डॉक्टर को परिचय दे रहे हो, मेरा बेटा है, ये पढ़ाई में बहुत तेज है, इसने कई गोल्ड मेडल जीते हैं, तो ये क्या परिचय दे रहे हो आप डॉक्टर को? डॉक्टर को तो उसकी बीमारी बताओ ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ जो चीज़ पूछी जाए वहीं सही रहती है। तो वो ये इन तरह के वाक्य को क्यों लाते हैं, वो इन सूत्रों के आधार पर गढ़ते हैं, इनको मंडते हैं, भले उनका कोई मतलब निकले भाषा में, भले ही ना निकले, उन्हें कोई मतलब नहीं है, तो उस टॉपिक को पेचीदा बनाते हैं वो। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको देखें, हम आज रात को यहीं ठहरेंगे। ये किसी ने कहा है कि हम आज रात को यहीं ठहरेंगे आपके पास ही, तो उसने अपना व्यू बता दिया कि हम आज रात को यहीं ठहरेंगे। अब लो, सिंपल सी बात थी, इसको धक्के काम से कर्मवाच्य में बदल रहे हो क्या? आज रात हमसे यहीं ठहरा जाएगा। अब ये आप सोच के बताओ, आज रात हमसे यहीं ठहरा जाएगा क्या मतलब है? ये कौन कहेगा, किसको कहेगा, कब कहेगा? कहानी में आएगा या पत्र में आएगा या किस में आएगा? ये वाक्य बताओ। आज रात हमसे यहीं ठहरा जाएगा, कहाँ होगा इसका यूज, इसका प्रयोग कहाँ होगा बताइए आप? जब ये वाक्य प्रयोग में ही नहीं आ रहा तो फालतू काम में उसको वाक्य बदलना और करना, नाटक करना, ये बेतुकी बातें हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो वाच्य वहीं तक ठीक है
कि राम ने पत्र लिखा, पत्र राम द्वारा लिखा गया, कहानी नानी द्वारा कही गई, ये ऐसे ठीक है जहाँ तक भावाभिव्यक्ति सुगम हो और उसका कोई अर्थ निकले, कोई भाव स्पष्ट हो, है ना। भाषा को गति देने वाला वाक्य होना चाहिए, तभी कर्तृवाच्य कर्मवाच्य करो। आप तो लोगों ने क्या किया, इसको समझाना था, इसको समझाते समय कुछ बातें ध्यान में आई, जैसे राम जाता है, लड़की जाती है, तो वहाँ से फिर वो सूत्र पकड़ लिए। अब हर वाक्य में वो सूत्र फिट करेंगे और कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य भले ही ना बने, भाववाच्य भले ही ना बने, पर बनाएंगे। हद हो गई। ये तो ठीक हो गया कि नानी कहानी कहती है, अब कहानी को हाईलाइट कर दिया, कहानी नानी द्वारा कही गई। चलो कोई पूछे कहानी किसके द्वारा कही गई, नाना के द्वारा या नानी के द्वारा, तो ये भावाभिव्यक्ति में सरल है, ऐसा होना चाहिए। तो मैंने पहले ही बताया था कर्तृवाच्य के वाक्य हिंदी में बहुत होते हैं और होने चाहिए, कर्मवाच्य के कम, आवश्यकता अनुसार। जैसे आदेश दिया जाता है ना, तो जैसे कोर्ट कचहरी की भाषा है या सरकारी, है ना, सूचना दे दी गई, तो फिर कर्मवाच्य में आ जाता है। तो कुछ बनते हैं और जहाँ बनते हैं वहीं बनाने चाहिए ना। हर किसी वाक्य को कर्तृकर्म में बदलते रहोगे फालतू काम से ही, भले उसके भावाभिव्यक्ति सरल हो या कठिन हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और भाववाच्य भी कम होते हैं हिंदी में। भाववाच्य की बात भी कर्तृवाच्य में कही जा सकती है और कहना चाहिए, तो भाववाच्य का ज़्यादा रोल होना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ एक होता है कि उससे बैठा नहीं जाता, उससे लिखा नहीं जाता, तो ये हो सकता है, कुछ एक वाक्य हो सकते हैं। अब यहाँ देखें, मैंने पत्र लिखा, ये तो बात भावाभिव्यक्ति में काम आती है कि पत्र किसने लिखा, मैंने पत्र लिखा। तो अब इसको पत्र को हाईलाइट करोगे तो पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, ये भी आ सकता है कि ये पत्र किसके द्वारा लिखा गया, अभी कि पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, ये तो ठीक है, ये भी चलता है, ये भी चलता है, ये भी चल पड़ेगा। वह रो नहीं सकती, परमिला रो नहीं सकती, राम रो नहीं सकता। अपने कहना चाहिए कि यार मैं उसको जानता हूँ, वो रोने वाला नहीं है, वो नहीं रो सकता, ये तो ठीक है। अब इसको बदलेंगे तो उससे रोया नहीं जाता, ये भी भाव बन गया, उससे रोया नहीं जाता, क्यों, क्या हुआ, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये यहाँ तक, जहाँ तक वो कन्वर्ट होती हो, बदलती हो, वहीं तक सीमित रखना चाहिए। यूँ नहीं है कि पहले ये सूत्र बना लिए। मैंने कल भी कहा था, ये सूत्र ना मैं क्यों लिख रहा हूँ, इनका विरोध भी कर रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, दोनों बातें क्यों है, क्योंकि ये हमारा ध्येय नहीं है, ये हमारा साध्य नहीं है, ये साधन है। आप इनका सहयोग करके थोड़ा कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि मैं जो बदल रहा हूँ जो है वो सही है क्या, भाववाच्य कर्मवाच्य, है ना। तो ये थोड़ा सहयोग करने के लिए काम आते हैं, इसलिए मैंने लिखे हैं। ये मेरे लिए ध्येय नहीं है, साध्य नहीं है, ये साधन है, समझ गए आप। तो इस तरह के वाक्यों में ही होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, वाच्य नहीं पूछा जाना चाहिए, और गलत है ये पूछा जाना। देख लो, आप खुद देखो, हम आज रात को यहीं ठहरेंगे, तो कर्तृवाच्य तो ठीक है, पर इसको दूसरे वाक्यों में कन्वर्ट करोगे, इसमें वाच्य पूछ करके दूसरे में बदलाओगे, ये जचेगा नहीं। आज रात हमसे यहीं ठहरा जाएगा, क्या मतलब हुआ। चलिए छोड़ो इनको। तो जो चीज़ पूछी जाए उसी व्यू में पूछना चाहिए, तब वो चीज़ आसान होती है, भ्रामकता दूर होती है। लेकिन तरह तरह के किताबें आ गई, तरह तरह के राइटर हो गए, तो उन्होंने क्या है, हिंदी को ज़्यादा पेचीदा बनाने की कोशिश कर दी वापस। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब राजेश है, राजा प्लस में इस, इसमें संधि हो सकती है, ठीक है, समास भी हो सकता है। अब करण है, करण तो एक खुद मूल शब्द ही है ना, फिर भी चलो आप इसको करोगे तो कर प्लस में न करो कि रे की वजह से न अणे में बदलता है, जैसे राव प्लस में न तो रावण, तो यूं करके करो भले ही। लेकिन देखो इस तरह से ज़्यादा धातुएं निकालना और वो निकालना, कर प्लस में न करण, ये निकालना, ये हिंदी की प्रकृति नहीं है, ये धातुओं के गहराई तक जाना ये संस्कृत की प्रकृति है, और प्रत्येक भाषा की प्रकृति अलग होती है। तो संस्कृत की कुछ पेचीदियाँ कम कर दी जानी चाहिए। जैसे देखें, संधि जो है वो हिंदी शब्दों में होती ही नहीं, संधि हमेशा ही तत्सम शब्दों में होती है, और तत्सम शब्द हिंदी के नहीं होते, वो संस्कृत के होते हैं। तो संधि संस्कृत में है। अब हिंदी में क्यों आई, क्योंकि हिंदी भी तो संस्कृत से निकली है ना, तो जो संस्कृत के शब्द हिंदी में आ गए उनको समझने के लिए संधि को लाना पड़ेगा ना, है ना। तो फिर उनमें बदलाव आना चाहिए थोड़ा सा। क्या बदलाव आना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तो हिंदी में अपने नपुंसकलिंग को छोड़ दिया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 ही लिए। ऐसे ही वचन
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संस्कृत में, तो हमने द्विवचन को छोड़ दिया, एक वचन बहुवचन हिंदी में ले लिया। तो फिर आप संधि में भी तो थोड़ा बदलाव कर लेना। अयादी संधि का क्या मतलब है? अब नयन है, नयन, नेत्र को बोलते हैं आँख, नयन, दृग, चक्षु, तो नयन है। अब इसमें ने प्लस में अन, तो ये क्या जरूरत है हिंदी में करने की? हाँ, अगर यूँ आए ना अन्ना भाव, तो अब तो इसको समझने के लिए संधि की जरूरत पड़ेगी। अन्न प्लस में अभाव, अन्न की कमी यानी अकाल पड़ना। तो संधि हिंदी में चल रही है, उसको चलने दें। क्यों चलने दें? क्योंकि संस्कृत के शब्द भी हिंदी में प्रचलन में है, तो उनको समझने के लिए। लेकिन उनमें कुछ संशोधन कर लेना, जैसे लिंग वचन 3 थे, उनको 2 कर लिया, तो ऐसे ही संधि हिंदी में कम कर लें। जो अयादी संधि है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता हिंदी में, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर एक भाषा की अपनी प्रकृति अलग है, तो धातुओं तक पहुंचना हिंदी की बात नहीं है। हिंदी में धातुओं का ज़्यादा मूल्य नहीं रहता, हमने सीधा क्रिया का रूप ले लिया, ठीक है। अब एक मैंने प्रश्न देखा, किसी ने मुझसे पूछा था, प्रश्न भेजा है, पता नहीं कौन से कंपटीशन में पूछा गया था कि पेंटिंग में प्रत्यय बताओ, तो इंग प्रत्यय दे रखा है। पेंटिंग ये तो इंग्लिश का शब्द है, हालांकि भाषा में से रूपांतरण आने लग गया। अब क्या करें? मैंने एक पीछे के वीडियो में बताया था, वो हंसी की बात है, अभी बता देता हूँ कि हमारे किसी स्कूल में प्रार्थना के समय में जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कोई बात पूछी थी, तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, और टीचरों से पूछ लो। तो वो डायरेक्टर से बोले, यार हिंदी के अध्यापक होकर आप पूछ रहे हैं कि टीचरों को, मतलब TEACHER इंग्लिश का शब्द है, इसमें ओ हिंदी वाला लगा रहे हो टीचरों, तो टीचर्स बोलो ना। तो मेरी बात तो ध्यान में आ गई, पर मैंने भी थोड़ी सफाई दे दी। मैंने कहा सर टीचरों में क्या गड़बड़ हो गई? कि सारी हो गई, टीचर के आगे तो टीचर्स लगता है, अन्य टीचर्स को पूछो। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले SCISC लगेगा, ओ नहीं लगता है, इंग्लिश में हिंदी का ओ कैसे लगाओगे? तो मैंने कहा एक बात सुनो, हमें यूँ बोलना पड़े कि आजकल स्कूलों में छुट्टियाँ चल रही है, तो स्कूलों में छुट्टियाँ चल रही है, तो स्कूल के आगे ओ लगा दिया ना। चलो बस है BUS, तो इसमें अपने कहते हैं ना बसों में भीड़ ज़्यादा हो गई, बसों में रजिस्टर को यहाँ रख दो या रजिस्टरों को यहाँ रख दो, तो वहाँ लग रही है ना। मतलब बसों, इसमें ओ लग रहा है ना। बस भी तो अंग्रेजी का शब्द है, कारों, तो कार CAR है, इसमें ओ लग रहा है ना। तो सीधी सी बात है, हमने जो स्कूल है वो ये हिंदी में नहीं लिया, SCHOOL ये नहीं लिया, ये लेते हैं तो इसमें हिंदी का ओ नहीं लगता, पर हमने इसको नहीं लिया, हमने इसको लिया है हिंदी में, इसको लिया है। और बस को हमने BUS इसको नहीं लिया, बै बकरी और से स्कूल, ये बस इसको लिया है। अब इसको लिया तो इसके आगे ओ लग जाएगा बसों, है ना। चलो ये चर्चा की अलग बात थी, ये तो मेरे इसको देखकर याद आ गई कि पेंटिंग में प्रत्यय पूछ लिया। अब आजकल वाले लेखक हैं, प्रश्न बना रहे हैं, बन रहे हैं, भाषा बदल रही है, अब इंग्लिश भाषा आ गई, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश मिक्स आ रही है, पेंटिंग में भी प्रत्यय हिंदी का पूछा जा रहा है। चलो हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था, आओ अब नौका पर चलें, तो ये वाक्य है कारक पूछने का कि इसमें कौन सा कारक है, तो जो जहाँ पूछा जाए उसका वहीं जवाब दिया जाना चाहिए। अब आप कहोगे जागो तभी सवेरा, कि इसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य पूछोगे या वाच्य पूछोगे, तो ये तो लोकोक्ति है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो अब इनमें आप वाक्य, वाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य ये थोड़ी पूछोगे। तो जहाँ जो चीज़ पूछी जाए ना वहीं उसका प्रयोग किया करें, ठीक है। तो कुछ लेखकों ने इन नियमों के कारण सारे वाक्यों का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया, तब वो समस्या पेचीदी बन गई। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसी वीडियो में बताया और कल वाले में बताया, जो शुरू में कुछ बातें बताई थी वही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, वाच्य छांटने के लिए, और उन्हीं पर ध्यान रखा जाना चाहिए। तो बाकी की चर्चाएं तो हम कर रहे हैं, ऐसे ही बात की गहराई तक पहुंचने के लिए ये चर्चाएं करते रहेंगे। और वाक्य देखें, मोहन से गलती हो गई। अब यहाँ क्या करेंगे, मोहन से गलती हो गई, सीता से गलती हो गई, लड़के से गलती हो गई, लड़कों से गलती हो गई। तो क्रिया का रूप तो गलती के कारण आ रहा है, गलती हो गई, अपराध हो गया, अपराध पुल्लिंग है तो अपराध हो गया, गलती स्त्रीलिंग है तो गलती हो गई, है ना। तो ये कर्मवाच्य में ही लेना चाहिए, ठीक है।
वो वाक्य जब भावाभिव्यक्ति काम ही नहीं आ रहा, आज रात हमसे यहीं ठहरा जाएगा, क्या मतलब है इसका? तो ये बात नोट करने वाली बात है। व्याकरण को फिर से लिखने की आवश्यकता है, पेचीदियाँ हटाकर। कामता प्रसाद गुरु ने खुद ने अपने प्राकथन में लिखा है कि आने वाले कुछ सालों में मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई लेखक हो जो संस्कृत का ज्ञाता हो और हिंदी का भी ज्ञाता हो और सारी पेचीदियाँ हटाकर और फिर से एक व्याकरण लिखे जो सर्वमान्य हो या विसंगतियाँ जिसमें कम हो। तो खुद कामता प्रसाद अपनी इतने ज्ञानी थे, वो इतनी बड़ी व्याकरण लिखी उन्होंने, फिर भी वो कहते हैं कि मुझसे भी ज़्यादा कोई ज्ञानी बने और मेरी भी व्याकरण में संशोधन करके कुछ सॉलिड बिना भ्रांतियों के व्याकरण लिखे। तो वो खुद ऐसा चाहते हैं, है ना। जबकि आजकल वाले लेखक, मैंने एक में वीडियो में सुना यूट्यूब पर कि मैं गलत हूँ तो मुझे गलत सिद्ध करके दिखाओ। यार इतना अहंकार तो कामता प्रसाद गुरु में नहीं था, आप में कहाँ से अहंकार आ गया? चलो छोड़ो उनको, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि किसी की निंदा मेरा विषय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कर्मवाचक कर दो भले आप, ठीक है, क्योंकि कर्तरी तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कर्तरी में कर्ता प्रधान होता है, तो यहाँ कर्ता को तो गौण कर दिया गया से लगा करके, तो कर्तृवाच्य तो नहीं है, ठीक है। फिर गलती हो गई, अपराध हो गया, तो अगर इसको ऑब्जेक्ट के रूप में काम में लें तो कर्मवाच्य कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है अगले वाक्य की, गोविंद के सिर पर चोट लगी है। ये भी किसी गाइड में दे रखा है वाच्य के लिए, जबकि ये वाच्य में नहीं पूछा जाना चाहिए, ठीक है। ये वाच्य का प्रश्न नहीं है कि आप इसको दूसरे वाच्य में कन्वर्ट कराओ, नहीं। अब गोविंद के सिर पर, तो यहाँ तो संबंध कारक आ गया गोविंद के सिर पर, और यहाँ अधिकरण कारक आ गया, यहाँ संबंध कारक आ गया, तो कर्ता तो प्रभावी है ही नहीं, ठीक है। अब चोट लगी, भाववाच्य भी नहीं है, क्योंकि लगना, क्या लगी, क्या, तो क्या प्रश्न देखें तो क्या तो कर्म में प्रश्न आता है, तो भले ही आप इसको कर्मवाच्य में बदल दो, और तो कोई हो नहीं रहा। मैं सूत्रों से नहीं कर रहा, ये सूत्र तो मैं सहायता के लिए ले रहा हूँ, जबकि मैं तो इन्हीं को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको प्रधान दिखाया जा रहा है या इसको वाच्य को, मैं तो वाच्य ही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो तो मैं सहायता के लिए यूज करता हूँ, ठीक है। एक तो ये सहायता के लिए यूज करो, कर्ता के साथ नहीं आए या ने नहीं आई तो कर्तृवाच्य होता है, कर्ता के साथ से या के द्वारा आ जाए तो कर्मवाच्य होता है, कर्ता के साथ से आए और नहीं आ जाए तो वो भाव दिखाता है और क्रिया अकर्मक होती है, ठीक है। तो ये तो कुछ नियम है और ये मैंने बनाए हैं। जैसे कौन कर्तृवाच्य है तो कौन प्रश्न आएगा क्रिया के साथ, और कर्मवाच्य है तो क्या या किसको ये आएगा, और क्यों आएगा भाववाच्य में। तो ये तो मैं इनका और इनका प्रयोग करता हूँ कन्फर्म होने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ हमने इनका प्रयोग करके देखा इस चीज़ को समझने के लिए, वाच्य को, ये साधन है, इस चीज़ को समझिए। चोट को अगर आप कर्म दिखाना चाहो तो कर्मवाच्य इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। वरना इस तरह के प्रश्न है ये हुआ आओ अब नौका पर चलें, इसमें कारक पूछा जाना चाहिए, वाच्य पूछने का नहीं है प्रश्न, ठीक है ना। वाच्य में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए, समझ आ रही बात क्या? वही बात कि आप डॉक्टर के पास जाकर कहोगे मेरा बेटा इतनी छलांग लगा सकता है, इसने गोल्ड मेडल जीते, अरे यार वहाँ ये बताने इसकी क्या तकलीफ है, समझ आ रही बात आपको। अब आगे देखें, मोहन से पुस्तक पढ़ी गई, ये ठीक है। राम से पुस्तक पढ़ी गई, सीता से पुस्तक पढ़ी गई, है ना। अब यहाँ पुस्तक की जगह पत्र करो तो मोहन से पत्र पढ़ा गया। ये कर्तृवाच्य करें तो कर्तृवाच्य में कर्ता जो है उसके साथ से आ गया तो गौण हो गया, ये कर्ण कारक की तरह बन गया, ये कर्ण है, ठीक है। तो कर्ता तो गौण हो गया, तो कर्ता जब गौण हो जाता है तो कर्तृवाच्य कैसे होगा? कर्तृवाच्य में तो कर्ता प्रभावी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पुस्तक पढ़ी गई, पत्र पढ़ा गया, तो ये कर्मवाच्य है, ठीक। अब एक गाइड में क्या कर रखा है, इसको कर्तृवाच्य बता दिया और बता करके और फिर क्या किया, इन सूत्रों की सहायता से दिमाग घुमा दिया। तो क्या लिखा है कि मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, और इसका काल ही बदल दिया, वो कह रहे पढ़ी गई और वो कह पढ़ी जाती है, मतलब इन चक्करों में वाक्य का ऑपरेशन कर डाला, ठीक है। और धक्के काम से कर्मवाच्य को फिर से कर्मवाच्य में बनाया जा रहा है, कर्मवाच्य को फिर से कि मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो द्वारा लगा करके ये खुद से द्वारा का अर्थ दिखा रहा है, फिर द्वारा क्यों लगा रहे हो भाई? तो इस तरह की जो भ्रांतियाँ आने लगी ना तरह तरह की किताबों में व्याकरण की,
तो लड़के तरह तरह के लेखकों की किताबें पढ़ते हैं और इस तरह के वाक्य आते हैं तो वो कन्फ्यूज होते हैं, और उनकी कन्फ्यूजिंग दूर करने के लिए ही मैंने ये चर्चा का विषय बनाया है। समझ गए आप? ताकि चर्चा करके इन चीज़ को समझे, मूल को समझे। और अगर आप मूल चीज़ सारी समझ गए ना तो फिर आप धक्के काम से बनाया गया वाक्य वो भी समझ जाओगे, और सही रूप में बनाया गया वाक्य वो भी आपके दिमाग में आ जाएगा। तो 4 ऑप्शन में से आप आराम से एक सही ऑप्शन तक पहुंच जाओगे अगर तर्क वितर्क करके चीज़ को समझा हुआ है तो। इसलिए टेंशन मत लो, चीज़ समझ में आ गई ना तो ऑप्शन छांटना आसान हो जाएगा। अब आइए यहाँ, मैं बोझ नहीं उठा सकता, सीता बोझ नहीं उठा सकती, लड़का बोझ नहीं उठा सकता, लड़के बोझ नहीं उठा सकते। तो यहाँ कर्तृवाच्य है, ठीक है, कर्ता को प्रधान दिखाया जा रहा है। कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अपने यहाँ चर्चा ही कर रहे हैं, ठीक है। मैं भी कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मैंने भी कहीं ना कहीं से सीखा ही है, तो अपने चर्चा ही करते हैं। जितना मैं जानता हूँ उतना ही आप जानते हैं, तो चर्चा करते हैं। देखो, बोझ उठाना ये खुद एक मिलकर संपूर्ण क्रिया नहीं है क्या? बोझ उठाना या सीधा उठाना ही मूल क्रिया है, उठाना। तो बोझ उठाना, दायित्व उठाना, तो दायित्व कोई वैसे अलग से कोई चीज़ थोड़ी है। दायित्व उठाना, कोई चीज़ का दायित्व उठाना, है ना। तो यहाँ ये खुद ही मूल चीज़ है, पर फिर भी इसमें वाच्य पूछा गया। चलो अपने ऐसा करते हैं कि इस बोझ को अपने ऑब्जेक्ट मानते हैं। बोझ का मतलब आप बोरी से या कोई और भारी चीज़ से इसका मतलब समझ लो आप। बोझ मतलब वजन मान लो, कोई भी चीज़ का वस्तु मान लो इसको वस्तु, तो भी ये ऑब्जेक्ट बन गई, है ना। फिर भी यह तो कर्तरी प्रधान ही है कि मैं वजन नहीं उठा सकता, सीता वजन नहीं उठा सकती, सीता बोरी नहीं उठा सकती, राम बोरी नहीं उठा सकता, ठीक है। तो है तो कर्तृवाच्य ही, ठीक है। अब देखो इसको दोबारा कैसे किया गया है किसी गाइड में कि मेरे द्वारा बोझ नहीं उठाया जाता। तो ये इसको मैं को अप्रभावी करके और इसको कर्मवाच्य में बनाया गया, ठीक है। अगर आप इस तरह की प्रवृत्ति में विश्वास रखते हैं तो ये ठीक है, बन गया। मैं तो आप खुद मानता हूँ कि बन गया, ठीक है। बोझ को हाईलाइट कर दिया, पर यहाँ बोझ को ऑब्जेक्ट कोई कर्म मानना पड़ेगा, कोई कर्म, ठीक है ना। जैसे मेरे ऊपर बोरी पड़ी है और मैं उस बोरी से कहूँ कि भार लग रहा है, बोझ लग रहा है ना। खुद बोझ कर्म नहीं है, पर चलो आप यहाँ कर्म मान लो, है ना। अगर आप कर्म मानोगे तो ये कर्मवाच्य भी बन जाएगा, ये ऊपर वाला तो कर्तरी था ही। समझ रहे हो क्या? अब यहाँ आओ, हमको दिल्ली जाना चाहिए। ये जो वाक्य है ये वाच्य में नहीं आना चाहिए, वाच्य का प्रश्न नहीं है ये। फिर भी देखो, हमको दिल्ली जाना चाहिए। अब यहाँ कर्ता क्या है? क्योंकि हम चर्चा किस बात की कर रहे हैं, कर्तरी कर्म और भाव किसको प्रधान दिखाए, ये तो है ना, इसी पर चर्चा करनी है, सूत्रों को मत रटो। तो यहाँ को लगा दिया तो कि ये को आता ही नहीं, वाकई गलत है। हमको नहीं आएगा, हमें दिल्ली जाना चाहिए, को धक्के काम से लगाया है, ये वाच्य का प्रश्न नहीं है। समझ रहे हो आप भी सोचे क्या ये वाच्य में पूछा जाने वाला प्रश्न है? क्या आप इसको किसी दूसरे वाच्य में कन्वर्ट कर सकते हैं? चलो कन्वर्ट नहीं कर सकते तो क्या आप इनमें से किसी को हाईलाइट दिखा सकते हैं? यहाँ ये प्रधानता तो वाच्य है क्या, उस पर क्यों जाते हो? वाच्य क्या है? वाच्य का मतलब है वाक्य में कर्ता को प्रधान दिखाया जा रहा है या कर्म को प्रधान दिखाया जा रहा है या कोई भावी प्रभावी है। जैसे राम से बैठा नहीं जाता, रोगी से उठा नहीं जाता, तो यहाँ तो भाव प्रधान है और कर्तृ और कर्म इनमें होते हैं। जैसे नानी कहानी कहती है, कहानी नानी द्वारा कही जाती है, तो ये चीज़ें हैं। और इस तरह के वाक्य अगर पेपर में आ जाते हैं तो आपका इतना सुना हुआ है, इतनी चर्चा की हुई है, तो उसके बाद इस वाक्य को छोड़कर
3 और भी तो ऑप्शन होंगे ना, उन पर अपना फोकस कीजिए और वहाँ से मूल चीज़ को अलग करने की कोशिश कीजिए। तो समझी हुई चीज़ है ना, तो हम ऑप्शन पर आ जाएंगे, ये पक्का ही है। ठीक है, कोई इस तरह के प्रश्न दे भी देता है ना, तो उसके साथ 3 ऑप्शन और भी तो आएंगे ना, तो वहाँ हम अपनी भ्रांतियाँ दूर कर लेंगे। हालांकि यह वाक्य मैं कल के वीडियो में बता चुका हूँ, कर्मवाच्य को प्रधानता दें तो। ठीक है, अब बात आती है ये अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। अब अध्यापक ने आ गया ना, तो अध्यापक ने, अध्यापिका ने, किसने ली, तो यही प्रभावी है, तो कर्तृवाच्य है ये। ठीक है, अभी वह घर नहीं पहुंचा, अभी वह घर नहीं पहुंची, तो ये कर्तृवाच्य है। ठीक है, अभी वह घर नहीं पहुंचा, अभी वह घर नहीं पहुंची, अभी लड़का घर नहीं पहुंचा, अभी लड़के घर नहीं पहुंचे, तो ये कर्तृवाच्य है। घर के भीतर बैठो, अब ये वाक्य घर के भीतर बैठो, इसमें वाच्य की बजाय वाक्य पूछना चाहिए। ये वाक्य का प्रश्न है भाव के आधार पर, तो ये आना चाहिए आदेशात्मक वाक्य। ऐसे प्रश्न बनाने चाहिए कि दिया गया वाक्य किस प्रकार का है, आदेशात्मक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, विस्मयबोधक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, तो ये उनका प्रश्न है ये, है ना। तो कैटेगरी के हिसाब से पूछा जाना चाहिए। अब इसमें कर्तृ प्रदान करेंगे, तो तुम घर के भीतर बैठो, सुशीला घर के भीतर बैठो, प्रमिला घर के भीतर बैठो, मोहन घर के भीतर बैठो, तो यहाँ कर्ता तो प्रभावी है ही नहीं, और कर्ता तो गौण है, इसलिए कर्ता को छोड़ दिया गया। अब रही बात कर्म, तो कर्म इसमें है ही नहीं, तो भाव प्रधान। अब भाव प्रधान है तो भाव कर दीजिए, क्योंकि भाव में फिर क्या है, अकर्मक क्रिया है, तो ठीक है, अकर्मक यही है, बैठना। समझ यही बात है, पर इसका वो रूप तो नहीं रहा ना कि एक वचन में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। एक वचन में कैसे आएगा, अगर कर्ता को बहुवचन लेंगे, आप घर पर बैठें, तो उसका बैठो का बैठे हो गया ना, बहुवचन हो गया ना, तो शर्तें तो नहीं लग रही ना फिर। तो ये वाक्य, इस प्रकार के वाक्य में पूछे जाने चाहिए भाव के आधार पर, कि विधिवाचक है, संकेतार्थक है, संभाव्य वाक्य है, आदेशात्मक वाक्य है, विस्मयबोधक वाक्य है, उसी में पूछा जाना चाहिए। ये चर्चा का विषय था मेरा। ठीक है, गरीब को दान दो, तो करें तो आप इसमें कर्मवाच्य कर दें गरीब को, तो कर्म ही प्रधान दिखाया जा रहा है। वाच्य तो ऐसे बदले जाने चाहिए, या इन वाक्यों में वाच्य पूछे जाने चाहिए। देखिए एक बार, शीला पत्र लिख रही है या राम पत्र लिख रहा है, तो ये कर्तृवाच्य है। ठीक है, कर्ता ही प्रधान है। शीला द्वारा, अब द्वारा लगाकर इसको गौण कर दिया गया, गौण। ठीक है, तो पत्र लिखा जा रहा है, चिट्ठी लिखी जा रही है, तो ये कर्मवाच्य है। यूँ पूछे जाने चाहिए, ये है सही वाक्य। हम स्वामी विवेकानंद को नहीं भूल सकते, हम नहीं भूल सकते, तुम नहीं भूल सकते, सुशीला नहीं भूल सकती, लड़के नहीं भूल सकते, देशवासी नहीं भूल सकते, तो ये कर्ता ही प्रधान है, यहाँ कर्तृवाच्य है। स्वामी विवेकानंद को नहीं बुलाया जा सकता, तो अब ये कर्मवाच्य है ये। ठीक है, ऐसे बदले जाने चाहिए, और ये यूजेबल है, मतलब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये काम की बात है। अब वो पहले जो वाक्य बोला था वो क्या काम का था, और ये तो बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं। हम स्वामी विवेकानंद को नहीं भूल सकते, या स्वामी विवेकानंद जी नहीं बुलाए जा सकते, तो ये तो काम के हैं, इनसे तो बात को आगे गति दी जाती है। और वो जो फालतू में वाक्य बनाए जाते हैं वो इंग्लिश पैटर्न पर कर तो दिए, पर वो काम के नहीं है। तुम झूठ नहीं बोल सके, उस समय तुम झूठ नहीं बोल सके, ये तो भावा अभिव्यक्ति वाला वाक्य है, ऐसे ही आने चाहिए। तुमसे झूठ नहीं बोला गया, अब ये कर्मवाच्य है, झूठ नहीं बोला गया। मैं नहीं चल सकता, यहाँ देखें, ये नहीं आकर के निषेधात्मक करके भाववाच्य में मत करना, ये कर्तृवाच्य है। मैं नहीं चल सकता, लड़की नहीं चल सकती, तुम नहीं चल सकते। ठीक है, तो ये कर्तृवाच्य है। मुझसे, मैं नहीं चल सकता, मुझसे चला नहीं जाता, अब ये भाव आ गया, मुझसे चला नहीं जाता। अब यहाँ अकर्मक है तब भाव प्रधान हुआ है। अगर मैं सकर्मक रख दूं, जैसे मैं लिख दूं मुझसे खाया नहीं जाता,
तो यहाँ प्रश्न आएगा क्या क्या खाया नहीं जाता, और क्या आते ही क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ये समझ रहे हो ना आप। तो भाववाच्य लेने के लिए क्रिया को अकर्मक करना ही पड़ेगा, नहीं तो कर्म प्रभावी हो जाएगा। अब ये वाक्य और देख लें, कपड़ा सिया जाता है तो कर्मवाच्य है, चिट्ठी भेजी गई या चिट्ठी लिखी गई तो ये कर्मवाच्य है, कार्यवाही की जाती है तो ये कर्मवाच्य है, जज कार्यवाही करता है तो ये कर्तृवाच्य है, कार्यवाही की जाती है तो ये कर्मवाच्य हो गया। उसे उतार लिया गया, वह गाड़ी से उतरता है, वह गाड़ी से उतरती है, तब तो कर्तृवाच्य है। उसे गाड़ी से उतार लिया गया तो कर्म को ही प्रभावी बना दिया तो ये कर्मवाच्य है। और देखो, डोली अमराइयों के बीच उतारी गई, डोली उतारी गई, या मैं डोली उतारता हूँ, लड़के डोली उतारते हैं, कहार डोली उतारते हैं तो कर्तृवाच्य। डोली उतारी गई तो ये कर्मवाच्य हो गया। ये होने चाहिए वाच्य वाले प्रश्न पूछने वाले, और यही काम किए हैं और यही प्रयोग में आते हैं और यही भाषा को गति देते हैं, बोलने में लिखने में यही काम आते हैं, इन्हीं को करने चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कर्तृवाच्य को ही प्रधानता दी जाती है, कर्मवाच्य तो बहुत कम वाक्य होते हैं जो कर्मवाच्य में काम में आते हैं, भाववाच्य तो और भी कम हैं जो काम में आते हैं। ठीक है, यानी जो भाववाच्य की बात है वो कर्तृवाच्य में कही जा सकती है, तो फालतू काम में वाच्य का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अब यहाँ देखो, मुझसे बैठा नहीं जाता, अब ये भाववाच्य तो कर दिया लेकिन जरूरत कहाँ है, इसको कर्तृवाच्य में कह सकते हैं, मैं बैठ नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता। तो जो सूचना देनी है, जो भाव अभिव्यक्त करने हैं, जो मन के भाव दूसरों तक संप्रेषित करने, वो तो हो रहे हैं ना। तो फिर आवश्यकता होना तभी, हाँ कर्मवाच्य की थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है कि सूचना दी गई, चिट्ठी भेजी गई, कपड़ा सिया गया है ना, उसे उतार लिया गया, डोली भेज दी गई, पत्र भेज दिया गया। तो मैं बता रहा हूँ ज़्यादातर कर्तृवाच्य में प्रयोग में आते हैं वाक्य, और कर्मवाच्य में बहुत कम आते हैं, और भाववाच्य में और ही कम आते हैं, क्योंकि भाववाच्य वाले कर्तृवाच्य में कह देने चाहिए, फालतू का विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, आवश्यकता अनुसार कुछ कहने की आवश्यकता पड़े तो कुछ वाक्य बदले जा सकते हैं, और जो बदले जा सकते हैं उन्हीं को पेपर में पूछा जाना चाहिए। इन सूत्रों के हिसाब से ज़्यादा पेचीदियाँ नहीं लानी चाहिए, हमें सूत्र साध्य नहीं बनाने, ये साधन है, हमें साध्य ये बनाना है। ठीक है, गाड़ी को लाया गया, उसको पेश किया गया, ठीक है, तो ये कर्मवाच्य के हैं। तो इसी प्रकार की चर्चाएं करते रहेंगे जब जब समय मिलेगा तब, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।